नमस्कार मित्रों, मैं शरद त्रिपाठी आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल शरद एजुकेशन वाला पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम लोग लगातार जो है आरओ और एपीएस और आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है हिंदी और जीएस की तैयारी कर रहे थे। जो है इन्हीं बीच जो है हम लोगों का देखिए परसों जो है आरओ का जो है देर शाम को आरओ का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो मैं कल जो है कुछ आवश्यक कार्य में बिजी था दोस्तों, तो मैं वीडियो नहीं ला पाया। और आज मैं आप लोगों के समक्ष जो है प्रस्तुत हुआ हूँ। एक जो है बेहतरीन जो है आरओ का मैं आपको सिलेबस तो बताऊंगा ही दोस्तों, प्लस जो है आपका मैं ये भी बताऊंगा कि इसके लिए क्या स्ट्रेटजी रखी जाए जो है आरओ के लिए, जो है कि हमको सफलता जो है अर्जित हो सके। देखिए आरओ का भी आपका एग्जाम डेट तो दोस्तों नहीं डिसाइड हुआ है, लेकिन ये मान के चलिए कि अगर 9 अक्टूबर से फॉर्म 9 नवंबर तक भराया जा रहा है तो पक्का है दोस्तों कि 45-50 दिन के बाद ही पेपर होगा। तो जहां तक मेरा अनुमान है दोस्तों कि आपका पेपर या तो जो है लास्ट जनवरी में होगा अर्थात 20 जनवरी के बाद, और या तो मान के चलिए आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में जाएगा। वैसे जहां तक मेरा अनुमान है दोस्तों, तो ये फरवरी के फर्स्ट वीक के ही लगभग जाएगा। जो है मतलब जनवरी का लास्ट मानिए या फरवरी का जो है पहला सप्ताह मानिए। अर्थात अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो 20 दिन आपका अक्टूबर में बचा हुआ है और 30 दिन आपका दोस्तों नवंबर में बचा हुआ है, 30 दिन दिसंबर में, अर्थात 30-30 60-20 80, और 80 ही दिन आप मान के चलिए दोस्तों, क्योंकि उसके बाद पेपर कभी भी हो सकता है। जो है जनवरी में आप मान के चलिए कि आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप 80-85 दिन के आसपास आप जो है पूरा मान के चलिए। मैं उसी अनुसार दोस्तों आपको रणनीति बताऊंगा 80-90 दिन के हिसाब से, और आपको ये भी बताऊंगा कि इसका क्या सिलेबस है, प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन किस सेक्शन से कहां से कितने क्वेश्चन आए हैं, और आप क्या टारगेट रखिए। और देखिएगा दोस्तों, मैं दोनों स्टूडेंट के लिए बताऊंगा। जैसे अगर आपकी तैयारी साल 1.5 साल की हो चुकी है, मैं उनके लिए अलग रणनीति बताऊंगा, और जो अभी फ्रेशर स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी बहुत ज्यादा नहीं, जैसे महीने 2 महीने से तैयारी शुरू किए हैं, उनके लिए एक अलग रणनीति है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आगे की रणनीति मैं आपको जो है आपके साथ साझा करने चल रहा हूं। और अगर आपको दोस्तों मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें तथा अन्य दोस्तों में इसे शेयर करें। देखिएगा दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अभी अब मैंने आपको बताया कि दोस्तों 9 अक्टूबर से देखिए आपका फॉर्म भराना क्या हुआ है दोस्तों, शुरू हुआ है। जो है तो 9 अक्टूबर से फॉर्म भराना शुरू हुआ है दोस्तों। और देखिएगा आपका 9 नवंबर तक जो है दोस्तों क्या है, आपका लास्ट डेट है 9 नवंबर तक। आप इस चीज का वेट मत करिए कि 9 नवंबर आएगा तब हम फॉर्म डालेंगे। आप जो है आप इधर 9-10 के आसपास जो है, जैसे 15 के पहले 15 अक्टूबर के आसपास आप फॉर्म डाल दीजिए जो है दोस्तों, क्योंकि बाद में साइड बिजी होने लगती है और जो है लोगों को हड़बड़ाहट में दिक्कत होती है। जो है आइएगा दोस्तों, देखते हैं इसके बाद की क्या कंडीशन है। देखिए ये सब तो ठीक है कि आपका 105 रुपए लगेगा, SC ST का 25, ये सब मैंने आपको नहीं बताया। मैं आपको के लिए बताने आया हूं कि इसकी क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिएगा दोस्तों, अगर हम देखें तो बहुत अच्छा इस बार जो है आया है। सीट की अगर संख्या के हिसाब से हम देखें दोस्तों, तो आपका 411 पोस्ट आई हुई है। और आयोग ने देखिए ये भी कहा है कि ये पोस्ट जो है होते होते, जैसे ये कंपटीशन होते होते एग्जाम डेट आते आते ये पोस्ट बढ़ और घट भी सकती है। तो देखिए घटने का चांस तो नहीं होता है दोस्तों, जो है मैक्सिमम चांस होता है बढ़ ही जाएगा, या तो इतना तो रहेगा ही। जो है तो दोस्तों 411 पोस्ट आया है तो कम नहीं है दोस्तों, बहुत है बहुत है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको दोस्तों। देखिएगा 411 पोस्ट आई हुई है, तो यहां देखिए लिखा गया कि जो परिस्थिति होगी आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। तो दोस्तों घटने का कोई चांस नहीं है, अपेक्षा बढ़ती ही है, नहीं तो उतना तो रहती है जितना आया है दोस्तों। एक बार हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जो है तो देखिएगा आरओ अर्थात जो है रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। तो देखिएगा आरओ के लिए दोस्तों केवल और केवल जो है सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर से समझिएगा, आरओ के लिए दोस्तों आपका सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपको बस। और एआरओ के लिए दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, आपका बैचलर डिग्री तो आपकी होनी ही चाहिए, अर्थात आपका BA BSc BCom जो भी आपने किया है, अर्थात ग्रेजुएशन आपका होना ही चाहिए। प्लस आपका जो है ओ लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। जो है ठीक है, डोएक से आपका होना चाहिए। तो अर्थात ओ लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसके लिए दोस्तों, ARO के लिए। ऐसा नहीं है कि दोस्तों पेपर अलग अलग होता है, पेपर सेम होगा आरओ का।
ठीक है, एक ही दिन होगा और सेम होगा। बस जिसके पास ओ लेवल की डिग्री है दोस्तों, उसके लिए असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का भी पोस्ट रहेगा जो है। ठीक है, बाद में जब आप जो है प्री निकाल लेंगे तो आपके लिए मेंस का मैं स्ट्रेटजी अलग से बताऊंगा। अभी हम लोग यहाँ पर दोस्तों मेंस की कोई बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी प्री का फॉर्म आया है, तो प्री आप निकालेंगे तो मेंस आए, फिर मेंस का आपको देने का मौका मिलेगा। आज हम लोग दोस्तों अपनी पूरी रणनीति जो है केंद्रित करते हैं जो है मेंस प्री के हिसाब से जो है दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसको करवाता है परीक्षा दोस्तों जो है। नाम है देखिए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, अर्थात रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। तो देखिए अभी कल परसों जो है फॉर्म आया है दोस्तों शाम को। और देखिएगा आपके पास दोस्तों, देखिएगा 400 कितना पोस्ट है दोस्तों, 11 पोस्ट है आपके पास। ठीक है, और मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता ही दिया, आप ग्रेजुएशन किए हों। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं, जिसका मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छा नहीं होता है वो फर्जी एसएससी की तैयारी में बिजी रहते हैं जो है, इंग्लिश नहीं अच्छी है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिसकी इंग्लिश एकदम बेकार है और वो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं जो है। तो इससे कोई मतलब नहीं निकलता है। आप 2-3 साल तैयारी करेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैथ भी बहुत लोग की अच्छी नहीं होती है। उसके लिए दोस्तों ये कंपटीशन बहुत ही बेस्ट होता है, जिसकी मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश ना अच्छी हो। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ दोस्तों जीएस और हिंदी आती है जो है, जीएस और हिंदी आती है जो है। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा दोस्तों हम लोग आगे की रणनीति के बारे में कुछ बात करते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में दोस्तों आपका 2 पेपर होता है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। प्रारंभिक परीक्षा अर्थात जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा आपका, उसमें आपका 2 पेपर होगा जो है। एक ही दिन दोस्तों दोनों पेपर होता है। मैं आपको टाइमिंग भी बता दूं दोस्तों, 9:30 से 11:30 तक आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, और आपका 2:30 से 3:30 1 घंटे का आपका हिंदी होता है। ठीक है, फिर से देखिए, 9:30 से क्या होता है आपका 11:30 तक, अर्थात 2 घंटे का आपका होगा सामान्य अध्ययन का पेपर। 120 देखिए दोस्तों प्रश्न होते हैं, और आपको 140 आपके प्रश्न होते हैं, और 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, अर्थात 2 घंटे का। 140 क्वेश्चन और 140 अंक भी है दोस्तों, अर्थात एक क्वेश्चन आपका 1 अंक का रहेगा। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, 1 घंटे की इसमें हिंदी होती है, 1 घंटे की, अर्थात 60 मिनट। 60 मिनट में आपको देखिए दोस्तों 60 क्वेश्चन करना है, और 60 नंबर का ये होता है, अर्थात एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। तो अगर दोस्तों हम पूरे नंबर के हिसाब से बात करें तो 200 नंबर का पेपर है, और 200 क्वेश्चन आपके जो है रहेंगे, और 200 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ऐसा मैं आशा करता हूं। फिर से देखिएगा, सामान्य अध्ययन का पेपर पहला होगा आपका। ऐसा देखिए दोस्तों इसमें नहीं है जैसे पीसीएस में होता है कि सीसेट क्वालिफाइंग होता है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हिंदी क्वालिफाइंग है। ये समझने की भूल मत करिएगा, हिंदी भी यहाँ काउंट होता है नंबर में। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप इसमें जैसे 60 नंबर में आप 50, 55, 52, 53 जो भी आप ले आ पाइए, और सामान्य अध्ययन में 140 में भी मैं आगे की रणनीति आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हिंदी भी काउंट होता है, ऐसा नहीं कि हिंदी क्वालिफाइंग एग्जाम है। और सामान्य अध्ययन भी जो है काउंट होता है, अर्थात टोटल आपका 200 नंबर पे जो है आपका मार्किंग होता है। ये नहीं है कि आपका 140 पे होगा, आपका पूरा पूरा 200 नंबर पर पेपर बनेगा। आइएगा दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ महत्वपूर्ण बातें, कि परीक्षा 2 चरण में आयोजित होगी, अभी बताया आपको। इसमें पहला चरण सामान्य अध्ययन का है, 140 क्वेश्चन बहुविकल्पीय, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा दोस्तों, लिखना नहीं है आपको, जो है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। आपको ओएमआर में जो है क्या करना रहेगा, आपको रंगना रहेगा जो है एक आंसर जो है। सामान्य हिंदी के देखिए 60 क्वेश्चन रहेगा जो है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए लिखा गया है आपको जो है 3 घंटे का समय प्रदान किया जाएगा। क्यों लिखा है 3 घंटा दोस्तों? क्योंकि 2 घंटा आपको मिलेगा सामान्य अध्ययन के लिए, और 1 घंटा आपको मिलेगा हिंदी के लिए। लेकिन लगातार पेपर नहीं होगा दोस्तों कि आपको 3 घंटे में से बैठा दिया जाएगा। 2 घंटे आपका जीएस होगा 9:30 से 11:30, फिर आपको जो है मौका दिया जाएगा अपना चाय पानी पीने के लिए। उसके बाद आपका जो है 2:30 से 3:30 तक आपका हिंदी का पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिएगा दोस्तों नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इसमें दोस्तों 1/3 होती है, अर्थात 0.33 जो है आपका क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। अब इसका क्या अर्थ है दोस्तों, कि अगर आपका 3 क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आपका एक सही वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है, कि अगर आपका 3 क्वेश्चन गलत हो गया जो है, तो एक जो आपने सही उत्तर लगाया था वो भी आपका कट जाएगा। अर्थात इसमें आपको ये भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात होगी कि हमको जो क्वेश्चन एकदम ना आता हो उसमें आपको जो है राम सीता करके नहीं मारना है जो है, आपको थोड़ा स्ट्रेटजी के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा जो है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है अच्छी खासी, 1/4 होता तब आप थोड़ा रिस्क ले सकते थे, लेकिन 1/3 है, इसलिए थोड़ा समझदारी से इसमें काम करना होगा।
देखिए लिखा है, यदि आप पहले पेपर में उत्तीर्ण होते हैं तब आपका दूसरा मुख्य परीक्षा के लिए, निबंध के लिए, लेखन के लिए बुलाया जाएगा, अर्थात ये सब बात की बात है। ये देखिएगा दोस्तों, मेंस की बात किया है, तो अभी हम लोग मेंस की कोई बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्री ओरिएंटेड हम लोग बात कर रहे हैं पूरा दोस्तों, ठीक है। आइएगा दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट बात देखते हैं। देखिए दोस्तों, 140 क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, देखिएगा जीएस में आपका आएगा। अब देखिए, ऐसा नहीं कि 140 आएगा, तो आपको ये भी जानना होगा दोस्तों कि 140 में हम लोग कहाँ पे ज्यादा कंसर्न करें, किस सब्जेक्ट पर, किस पोर्शन पर, किस एरिया पर। मैं इन सब रणनीति पर आपसे बात करूंगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, सिलेबस तो कोई भी डाउनलोड कर देगा जो है सरकारी रिजल्ट पे आया है, लेकिन स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए। एक मैं आपको दोस्तों छोटी सी घटना आपको बताऊं। देखिए, महाभारत के युद्ध में दोस्तों आपको पता होगा कि कौरव और पांडव की सेनाएं जो है कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़ी हुई थी। देखिएगा दोस्तों, 11 औक्षहिणी सेना थी जो है कौरवों के पास, और 7 औक्षहिणी सेना थी जो है पांडवों के पास। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे कौरव पांडव जीत गए। देखिए, पांडवों के पास तो केवल 7 औक्षहिणी सेना थी और कौरवों के पास जो है 11 औक्षहिणी सेना थी। तो कैसे जो है पांडव युद्ध में विजयी हो गए। इसलिए दोस्तों विजयी हो गए थे क्योंकि श्री कृष्ण के जैसा जो है इनके पास जो है कुशल रणनीतिकार था जो है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि बहुत ज्यादा पढ़ने से नहीं सिलेक्शन आपका होगा, रणनीति आपकी अर्थात स्ट्रेटेजी जो होती है आपकी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। तो मैं आपको आज स्ट्रेटजी पे ही बात करूंगा दोस्तों कि किस स्ट्रेटजी से आप काम करेंगे तो आपका जो है सिलेक्शन इसमें जो है हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइएगा दोस्तों, हम लोग आगे की चीज देखते हैं कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। 140 क्वेश्चन दोस्तों आपका जीएस में आना है। अब मैंने देखिए दोस्तों ये कैसे मैं लिखा हूं दोस्तों, क्योंकि आयोग ने ये बात नहीं बताई है दोस्तों कि करंट अफेयर से हम कितना क्वेश्चन पूछेंगे, हिस्ट्री से कितना पूछेंगे। उसने दोस्तों केवल सिलेबस में लिख दिया है कि मैं इन 10 सेक्शन से क्वेश्चन पूछूंगा। उसने ये नहीं बताया है कि मैं किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछूंगा। ये दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये कैसे है, मैं पीवाई को अर्थात जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, 2021 में हुआ, 2016 का हुआ, 2018 में जितने भी आज तक के पेपर हुए हैं दोस्तों आरओ के, मैंने जो है आप लोगों के लिए दोस्तों जो है एनालिसिस किया पूरे पेपरों का जो है। तो इससे मुझे ये आइडिया लगा है कि कितने पोर्शन से कितने क्वेश्चन दोस्तों आ रहे हैं, ठीक है। तो आइएगा एक बार हम लोग ध्यान से देखते हैं। मैंने सीरियल वाइज लिखा भी है दोस्तों। अभी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि फ्रेशर के लिए क्या रणनीति है और जो लोग 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या रणनीति है। अभी देखते हैं हम लोग कितना कितना क्वेश्चन आता है। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपका लिखा हुआ है करंट अफेयर। क्यों मैंने इसको पहले पर लिखा है दोस्तों करंट अफेयर को, क्योंकि देखिए दोस्तों, इस एग्जाम में या कोई भी जो आयोग का एग्जाम होता है उसमें करंट अफेयर का रोल सबसे ज्यादा होता है। लेकिन दोस्तों इसमें फैक्चुअल करंट अफेयर आती है। अभी मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा 140, तो आपको बहुत एनालिसिस नहीं करना है करंट अफेयर का कि जैसे फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है तो आप बैठ के एनालिसिस करिए उसको। आपको केवल फैक्चुअल चाहिए। जो जैसे चंद्रयान 3 छोड़ा गया तो आपको जो है केवल क्या करना है, उसके फैक्ट याद रखने हैं। आदित्य L1 छोड़ा गया तो आपको उसके फैक्ट, एशियन गेम अभी खेले गए दोस्तों तो आपको उसके फैक्ट याद रखने हैं। वर्ल्ड कप अभी चल रहा है दोस्तों, तो इसमें कौन विजेता है, कौन उप विजेता है, कौन इसका जो है कि कहाँ पे पहला मैच हुआ, मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा, अर्थात आपको मुख्य बातें याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा करंट अफेयर से दोस्तों 22 से 25 क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब पिछले पेपरों का अगर आप अध्ययन करेंगे तो किसी किसी में 26 तक पहुंच गया है, किसी किसी में 17-18 तक आ गया है। तो मैंने ऑन एवरेज जो है दोस्तों लिखा है 22 से 25 क्वेश्चन के आसपास जो है करंट से आपका आएगा। अब आपका दोस्तों रणनीति ये भी है कि करंट अफेयर कहाँ तक पढ़ें। अगर मान लीजिए फरवरी में परीक्षा होती है, इसकी जो है एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर फरवरी में पेपर होता है दोस्तों, तो देखिएगा अगर 22-23 क्वेश्चन आ रहा है करंट से दोस्तों, तो अगर आपका फरवरी में एग्जाम होगा दोस्तों ना, तो आपका अगस्त से लेकर और जनवरी तक का करंट जो है, ये जो 5-6 महीने का है, इसी में से आपका 16-17 आ जाएगा। अर्थात 22 क्वेश्चन में 16-17 के आसपास का क्वेश्चन जिस दिन पेपर का डेट होगा दोस्तों, उसके जो शुरू का 4-5 महीना 6 महीना होगा, उसी में से जो है आपका लगभग 70% क्वेश्चन आ जाएगा। अर्थात अगर आप अगस्त से लेकर और अगले जनवरी तक, अर्थात जनवरी 2024 तक, अगर फरवरी में पेपर होता है तो जनवरी 2024 वो भी 15-15 जनवरी तक का करें। अगर 4 फरवरी 5 फरवरी पेपर होता है दोस्तों आपका, तो आप मान के चलिए आपको 15 जनवरी तक का करंट देखकर जाना होगा। तो इधर आप जो है दोस्तों अगस्त सितंबर से स्टार्ट करिए करंट। अभी देखिए अक्टूबर का महीना चल रहा है, आप कोई भी करंट अफेयर की पत्रिका लाएंगे तो उसमें अगस्त सितंबर का करंट देना स्टार्ट कर दिया है। तो आप अब से, अगर आपने इसके पहले करंट नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो आप अब से जो है करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करें।
अक्टूबर की पत्रिका जो आई होगी उसमें अगस्त और सितंबर का करंट दिया होगा। तो अगर हम लोग अगस्त सितंबर से करंट पढ़ना स्टार्ट कर लें और अगले जनवरी तक हम लोग पहुंच जाएं दोस्तों, तो हम लोग का 22 में जो है 16-17 के आसपास सही हो जाएगा जो है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों हिस्ट्री, सबसे बड़ा पोर्शन। अगर हम लोग करंट अफेयर के बाद दोस्तों देखें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी क्या है आरओ के लिए, तो आपका पड़ता है दोस्तों हिस्ट्री। हिस्ट्री से देखिएगा दोस्तों आपका कम से कम नहीं तो 18 से 20 क्वेश्चन के आसपास आपका आता है दोस्तों। अब इसको कैसे हम जो है डिसाइड करेंगे कि 18 से 20 आया है, तो हम लोग कैसे इसमें 15-16 करने का प्रयास करें दोस्तों। देखिए दोस्तों ये मूर्खतापूर्ण है कि अगर हम आपसे कहें कि 20 क्वेश्चन हिस्ट्री का आता है आप 18 कर लीजिए, ये मूर्खतापूर्ण है। 18-20 आ रहा है तो आप 13-14 कर लीजिए, तो आप एक बेटर कैंडिडेट हैं जो है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए कैसे रणनीति अपनाएं कि जो है कि आप 18-20 तक जो है 18-20 क्वेश्चन जो आ रहा है उस पर आप पहुंच सकें। तो देखिएगा आप जानते होंगे दोस्तों हिस्ट्री में एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न 3 पार्ट में हिस्ट्री बटी होती है दोस्तों। एंशियंट हिस्ट्री जो है आपके जो है सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर जो है दोस्तों, और आपका जब तक मुगल काल नहीं आ जाता है दोस्तों जो है, तब तक आपका जो है चलेगा जो है दोस्तों, ठीक है। जब तक आपके गुलाम वंश का शासन नहीं आ जाएगा, अर्थात आप मान के चलिए कि लगभग सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और आपको लगभग 800-900 ईस्वी तक आप आएंगे, तब तक आपका एंशियंट हिस्ट्री रहेगा। इसके बाद आपका 1000 ईस्वी से लेकर दोस्तों लगभग 1700 ईस्वी 1800 ईस्वी के आसपास आपका मिडवल चलेगा। इसके बाद कुछ दिन ट्रांजिशन पीरियड आएगा दोस्तों जो है, जैसे 1600 से लेकर और लगभग जो है 1857-58 तक जो है आपका ट्रांजिशन पीरियड रहेगा, अर्थात मुगल काल का पतन होगा और आपका अंग्रेजों का, अर्थात जो अंग्रेज लोग आपके हम लोगों के ऊपर शासन किए थे उनका जो है उदय होगा जो है। तो यहाँ से दोस्तों आपका मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाएगा। कब से शुरू होता है मॉडर्न हिस्ट्री? जब से भारतीयों ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ अपने स्वाधीनता के लिए संघर्ष करना स्टार्ट किया। तो अगर हिस्ट्री में देखें दोस्तों तो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो वो मॉडर्न हिस्ट्री की है। अर्थात अगर 18 से 20 क्वेश्चन आ रहा है हिस्ट्री में, तो मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन आपका जो है आ जाएगा किससे? मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब 1857 की क्रांति से शुरू करिए और 1947 तक, जब तक भारत आजाद ना हो जाए, वहीं तक को मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है इसी में आता है। यहाँ से आपका 8 से 10 क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। रही बात एंशियंट और मिडवल की, तो 5-5 क्वेश्चन उसको मान लीजिए, 5-6 क्वेश्चन एंशियंट से और 3-4 क्वेश्चन जो है आपका मिडवल से। तो दोस्तों इसका मतलब है आपको फोकस कहाँ पे करना है दोस्तों? मॉडर्न हिस्ट्री पर। उसके बाद कहाँ फोकस करना है दोस्तों? एंशियंट हिस्ट्री पर। और एंशियंट में भी मैं आपको दोस्तों बता दूं कहाँ फोकस करना है। सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, वैदिक सभ्यता हो गया, और आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म हो गया। शैव वो नहीं कि शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ये सब नहीं आपको पढ़ना। जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता पढ़ लीजिए और मौर्य काल पढ़ लीजिए, बस। अब ये नहीं कि गुप्त काल भी, गुप्तोत्तर काल, संगम काल, ये सब पढ़ेंगे तो बचेगा फिर क्या। मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ लीजिए, सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता पढ़ लीजिए और मौर्य काल पढ़ लीजिए, बस। इसके अलावा आप एंशियंट हिस्ट्री छोड़ दीजिए, जो है संगम काल पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और 1-2 क्वेश्चन आता है उससे। इसके बाद मेडुअल हिस्ट्री पे आइए। मेडुअल हिस्ट्री में केवल आपको ये पढ़ना है दोस्तों कि गुलाम वंश और मुगल वंश, 2 चीजें आपको पढ़नी होती हैं। तो 1206 से लेकर आप 1526 तक आप जो है पढ़ लीजिए गुलाम, ये जो आपका चला था दिल्ली सल्तनत काल, और 1526 से लेकर आप जो है पढ़ डालिए 1707 तक जो है आपका मुगल काल रहेगा। तो इसमें जो राजाओं ने विभिन्न प्रकार के वास्तुकला का निर्माण करवाया है दोस्तों, केवल आपको उसको देख लीजिए, क्योंकि मेडुअल हिस्ट्री उस तरीके से बहुत बड़ी हो जाएगी। आप देखिए कौन सा जो है शासक ने कोई महत्वपूर्ण कार्य किया, जैसे नहरों के लिए, सिंचाई के लिए किसने क्या किया, इस टाइप की कोई बात हो, और उनके द्वारा कोई उस समय की दोस्तों जो है कोई जो यात्री आते थे उस समय के जो है मुगल काल में, उनको थोड़ा देख लीजिए, और कोई जो पुस्तकें लिखी जाती थी उसके लेखक वोखक देख लीजिए। इतना काम मेडुअल हिस्ट्री में कर लीजिए तो आपका काम चल जाएगा। और वास्तुकला देख लीजिए, जो विभिन्न, जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया, दिल्ली का लाल किला, ये वो जितनी भी चीजें इस तरीके से हैं, तो आप वास्तुकला से देख लीजिए क्वेश्चन, तो आपका काम मेडुअल हिस्ट्री में चल जाएगा। मॉडर्न आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मॉडर्न में इंपॉर्टेंट मत खोजिएगा, आप 1857 से 1947 तक आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हिस्ट्री का आपका जो है स्ट्रेटजी आपको दोस्तों समझ में आई होगी। मैं आपको बार बार कह रहा दोस्तों कि रणनीति जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। अभी मैंने आपको कौरव और पांडव का एग्जाम्पल दिया था कि ज्यादा पढ़ने से नहीं आपका होगा कि आप खूब पूरा हिस्ट्री पढ़ डालिए शुरू से अंत तक। मैं जो रणनीति बता रहा हूं दोस्तों, इसको आप फॉलो कर देखिए। ज्योग्राफी में आइए दोस्तों, 3 पार्ट ज्योग्राफी में भी बटा है, देखिए इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। देखिएगा दोस्तों 15-16 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप पेपरों का एनालिसिस करें तो 15-16 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से आता है।
तो 15-16 क्वेश्चनों में कहाँ से ज्यादा आया है दोस्तों, तो मेरा जो एनालिसिस रहा है दोस्तों वो ये रहा है कि इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आया है। आप ये सोचिए कि आप इंडिया में रहते हैं तो क्या आपसे कनाडा का चीज पूछेगा? आपसे इंडिया की नदी पूछेगा ना, गंगा यमुना या सिंधु सिंधु नदी, ये कि आपसे सतलुज नदी, कि आपसे जो है वहां का पूछ लेगा, अमेरिका की नदी पूछेगा। हाँ, अमेरिका की भी पूछेगा, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण नदी होगी वो आपसे पूछेगा। अर्थात आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी ऐसे पढ़ना है कि जो उसकी महत्वपूर्ण बात है। जैसे आप मान लीजिए पढ़े नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपके पास केवल 2-3 पेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉर्थ अमेरिका का जो है 50 पेज है तो आप गलत स्ट्रेटजी से पढ़ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी आपको 50 पेज में पढ़ना है, तो इसका मतलब है दोस्तों ज्यादा कंटेंट आपको असफलता की ओर ढकेलता है। इस बात को याद रखिएगा। आपको इसमें क्या करना है दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करना है। तो इंडियन ज्योग्राफी से ही आपका लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आ जाता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपका जो है लगभग 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आता है, और फिजिकल ज्योग्राफी से आपका जो है दोस्तों 4-5 क्वेश्चन आ जाता है। कुल मिला जुलाकर 5 क्वेश्चन जो है फिजिकल ज्योग्राफी, 5 क्वेश्चन आपका मान के चलिए जो है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, और जो बाकी का 6-7-8 बचता है दोस्तों 16-17 तक लाने के लिए, वो आपका हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी से। ठीक है दोस्तों, तो आपको ज्यादा फोकस कहाँ करना है, इंडियन ज्योग्राफी से। फिजिकल ज्योग्राफी में दोस्तों कैसे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर कथन कारण वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने भूकंप पढ़ा, या आपने जो है बाढ़ पढ़ा, या आपने पर्वत निर्माण की प्रक्रिया पढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का जो होता है, जो है इस टाइप में जो है क्वेश्चन वो लोग कथन कारण बना के देते हैं, जो है रीजनेबल क्वेश्चन देते हैं। तो जिसका दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो ये सब क्वेश्चन जो है आसानी से कर पाता है। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको यहाँ क्या करना है, इंडियन ज्योग्राफी पे, फिर आपको जो है वर्ल्ड और फिजिकल पे आना है। इसके बाद दोस्तों आइएगा साइंस, हम आपको स्ट्रेटजी बताते हैं। देखिएगा दोस्तों, साइंस के लिए जो है आपका, देखिए आरओ में दोस्तों साइंस का भी जो है तगड़ा रोल है। देखिए आपका लगभग 16 से 18 क्वेश्चन के आसपास आ रहा है। लेकिन आपको साइंस में भी दोस्तों रणनीति अपनानी पड़ेगी। क्या रणनीति है कि साइंस जो है 3 पार्ट में बटा हुआ है दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो आपको यहाँ की रणनीति जो है दोस्तों क्या रहेगी कि आपको बायो ज्यादा ध्यान देना है। क्यों बायो से ज्यादा क्वेश्चन आता है, आप ये सोचिए दोस्तों कि आपके शरीर से, जैसे बायो में भी दोस्तों 2 पार्ट होता है, जूलॉजी और बॉटनी। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों कि बॉटनी से क्वेश्चन कम आता है। बॉटनी में ज्यादातर वही प्रकाश संश्लेषण या पौधे की वृद्धि के लिए कौन से हार्मोन उत्तरदायी हैं, मतलब कुछ थोड़ा जो महत्वपूर्ण बात है। ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों जूलॉजी से आने की संभावना होती है, अर्थात जंतु विज्ञान से। अर्थात मानव का हृदय, मानव का श्वसन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र, मानव का रुधिर, या जो मानव की बीमारियां उमारियां होती हैं दोस्तों, जो है कौन कौन सी बीमारी, जैसे विटामिन ए की कमी से रोग, बी की कमी से, विटामिन B12 क्या है, डी क्या है, ई क्या है विटामिन। अर्थात जो है दोस्तों जो मानव शरीर विज्ञान है वो ज्यादा क्वेश्चन आता है। अर्थात आपको बायो में भी जूलॉजी ज्यादा देखना है, बॉटनी कम देखना है। ये नहीं कि आपने बॉटनी से BSc किया है तो आपको बॉटनी मजा आ रहा है, यहाँ मजा नहीं लेना है, आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, मजे के लिए नहीं पढ़ना है हमको किस सब्जेक्ट में मजा आता है। तो देखेंगे इसमें बायो पर आपको रणनीति बनानी है, जो है आपका लगभग 7 से 8 क्वेश्चन तो बायो का ही दोस्तों आ जाएगा। बचा आपका जो है 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। तो जो 5-6 क्वेश्चन बच रहा है दोस्तों ना, उसमें 3-4 फिजिक्स और 3-4 केमिस्ट्री, अर्थात 3 से 4 क्वेश्चन फिजिक्स का आएगा। और फिजिक्स में भी दोस्तों आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, देखिए ज्यादातर क्वेश्चन जो है ध्वनि से आता है, प्रकाश से आता है जो है क्वेश्चन दोस्तों, या आपका कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी से दे देता है, जो है कि जो सीरीज क्रम और पैरेलल क्रम होता है कि घरों में जो है सीरीज क्रम में जोड़ेंगे तो ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी कि पैरेलल क्रम में जोड़ेंगे, या इसका मात्रक क्या होता है जो है विद्युत धारा का। अर्थात विद्युत से ज्यादा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ध्वनि से आ जाता है, प्रकाश से आ जाता है, या कभी कभी मात्रक आपसे पूछ लेता है दोस्तों कि बल का मात्रक क्या है, या जो है टॉर्क क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो अर्थात फिजिक्स में भी आपको केवल 3-4 चैप्टर पढ़ने हैं, और केमिस्ट्री में भी आपको 2 ही 3 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से, एसिड बेस वाला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पूछ लेता है नींबू में कौन सा एसिड है, संतरे में क्या होता है, मिर्चा क्यों तीखा लगता है, ये सब जो क्वेश्चन आता है। तो आपको दोस्तों केमिस्ट्री में भी क्या करना है, एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ लेना है, और सोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ लेना है दोस्तों। और आपका जो है एक चैप्टर और है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन जो होता है, अर्थात नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। बस इतना ही आप देखिए, ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको दोस्तों। तो यानी आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और बायो में जो है आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, जंतु विज्ञान आपको ज्यादा फोकस करना है। आइएगा दोस्तों हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का देखते हैं क्या है मामला। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी दोस्तों ना पहले आपका इसी ज्योग्राफी में इनबिल्ड था जो है, लेकिन इधर जो है दोस्तों जब से हम लोगों ने या पूरा वैश्विक जो है जगत
जब से इन्वायरमेंट पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हम लोग दोस्तों, तब से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट बन के उभरा है। तो इधर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का भी दोस्तों लगभग 5-6 क्वेश्चन आ जा रहा है। अभी यूट्यूब पे देखिएगा दोस्तों, मैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की एक सीरीज भी चालू किया हूँ दोस्तों। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको देखते रहिए दोस्तों, जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। आइएगा दोस्तों, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में दोस्तों मेन बात पूछता है, जैसे कि आपका जो है जैसे पूछ लेगा जलवायु परिवर्तन क्या होता है, जो है एसिड रेन कैसे होता है, जो है ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, या महत्वपूर्ण जैसे रियो डी जेनेरियो में जो आपका सम्मेलन हुआ, या पृथ्वी शिखर सम्मेलन कोई महत्वपूर्ण हुआ दोस्तों, ठीक है। तो या G20 अभी जैसे हो रहा है, तो जो भी चीजें दोस्तों इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई काम किया गया, जैसे कॉप का आयोजन किया जाता है दोस्तों, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो जो दोस्तों आपके महत्वपूर्ण जो होते हैं पूरे वैश्विक जगत के लिए, जो आपके किए जाते हैं जो है बैठक, वो इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, ठीक है दोस्तों। ये करंट से भी थोड़ा रिलेट करता है। आइएगा दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 7वां टॉपिक, इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर। इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर में साथ साथ इसलिए लिखा हूं दोस्तों क्योंकि इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर आ जाता है। तो देखिएगा, इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर का जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, वो ज्यादातर करंट अपडेटेड आता है। जैसे इकोनॉमिक्स में आपसे एसएलआर पूछ लिया, एनपीपी पूछ लिया, जो भी चीजें आया, तो आपका वो ज्यादातर दोस्तों क्वेश्चन जो है वो पूछता है आपके इकोनॉमिक सर्वे और बजट से। अर्थात इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अगर आपको सही करना है तो आपका जो बजट होता है दोस्तों, आपको उसको थोड़ा देखना होगा, बजट और आपका इकोनॉमिक सर्वे। और जो करंट की पत्रिका आती है दोस्तों, जो आप करंट अफेयर के लिए यहाँ चूज करेंगे, उसी पत्रिका को आप थोड़ा पढ़ेंगे जब ध्यान से, तो आपका इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन और एग्रीकल्चर वाला हो जाएगा। तो आपका देखिएगा दोस्तों, लगभग 6 से 8 क्वेश्चन तक आपका इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर का भी आता है। आइएगा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, थोड़ा वीडियो इसलिए लंबा हो जा रहा है क्योंकि मैं आपको सिलेबस और एनालिसिस सही बता रहा हूँ। ये नहीं कि जीएस में 140 आया, हिंदी में 60 आया, कहाँ से आया कुछ नहीं पता। इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, तो इसलिए आप थोड़ा इत्मीनान से देखिएगा, हड़बड़ाइएगा मत। आइएगा दोस्तों, यूपी स्पेशल देखते हैं जो है कि कितना क्वेश्चन आता है। देखिए दोस्तों, यूपी आरओ का एग्जाम है और यूपी स्पेशल ना आए तो ये जो है आपके साथ नाइंसाफी होगी। हम लोग यूपी के हैं दोस्तों, तो यूपी स्पेशल तो हमको आना ही चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों, यूपी स्पेशल का यहाँ देखिएगा जबरदस्त रोल है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास यूपी स्पेशल आता है दोस्तों। यूपी स्पेशल जो है कैसे कवर होगा, इसकी क्या रणनीति होती है, कहाँ से क्वेश्चन 10-12 आप कवर कर सकते हैं, तो देखिएगा दोस्तों, इसके लिए परीक्षावाणी की एक बुक आती है, आप उसको खरीद लीजिए और आप उसको पढ़ लीजिए। मेन चीज जो है, जैसे यूपी का जो है कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महत्वपूर्ण उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं, ओडीयूपी आप पढ़ लीजिए कि एक जिला एक उत्पाद में क्या किया गया है जो है आपका। तो इस तरीके से दोस्तों आपका यूपी स्पेशल कवर हो जाएगा जो है दोस्तों, ठीक है। मैं आपका जो है सब्जेक्ट वाइज भी स्ट्रेटजी आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपको बुक भी बता दूंगा कि किस बुक से और कहां से क्या कवर करें। आज हम लोगों की रणनीति के लिए है दोस्तों कि क्वेश्चन कहां से आता है कितना कितना, और हम लोग कितना पाएं तो हम लोग का सिलेक्शन हो जाए। आइएगा दोस्तों, हम लोग देखते हैं इसमें रीजनिंग और मैथ, बहुत ज्यादा रोल तो नहीं है दोस्तों, लेकिन थोड़ी बहुत रीजनिंग और मैथ भी आपको आनी चाहिए। देखिएगा, रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन जो है आपका लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आपका आ जाता है दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग का। इसमें दोस्तों मैथ मैंने बाद में लिखा है, रीजनिंग पहले लिखा है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। लगभग मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग रहता है, केवल 1 से 2 मैथ का आ जाता है। तो मैथ और रीजनिंग आपका 10-12 क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, मैंने 10वां टॉपिक बनाया है फैक्चुअल जीके, जीए और अदर जीके। अर्थात इसमें जानते हैं दोस्तों मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन आता है, जैसे वो जीके का ही रहेगा, जैसे जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन रहेगा। जैसे कह देगा कि हिमालय पर्वत पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला कौन थी, या जो है नॉर्थ अमेरिका में कोई पर्वत रहेगा उसका पूछ देगा कि उस पर चढ़ने वाले प्रथम पुरुष कौन थे। तो ये जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आता है, अर्थात मिसलेनियस से क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो इस प्रकार अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो पूरी बात अगर आपको समझ में आई हो दोस्तों, तो टोटल जीके जीएस का जो आपका फर्स्ट पेपर है दोस्तों आरओ का, वो 140 नंबर का आपका पेपर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो 140 क्वेश्चन का आपका जीएस का जो है आपका पेपर होता है, जो है 2 घंटे का। आइएगा दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपका हिंदी। दोस्तों जो हिंदी मीडियम के लोग हैं जो है, उनके लिए जान लीजिए ब्रह्मबाण कंपटीशन है जो है। अगर आपसे ये चूका तो फिर दिक्कत करेगा। अगर आपको मैथ रीजनिंग भी नहीं आती है और आपको जो है इंग्लिश में भी दिक्कत होती है दोस्तों, तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सबसे बेस्ट कंपटीशन आपके लिए आरओ ही है, ठीक है दोस्तों। तो समझिएगा, हिंदी का इसमें देखिएगा दोस्तों 60 क्वेश्चन आता है और 1 घंटे का पेपर होता है। कितने घंटे का दोस्तों? 1 घंटे का, अर्थात 60 मिनट में 60 क्वेश्चन आपको करना है।
आइएगा दोस्तों, देखिएगा इसमें वर्णमाला, संधि, समास ये सब कुछ नहीं आता है, व्याकरण नहीं आती है इसमें। इसका जो टॉपिक है दोस्तों, देखिएगा आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला टॉपिक है विलोम शब्द। विलोम शब्द से देखिएगा दोस्तों को टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 10। यहाँ पे दोस्तों आयोग ने पूरा साफ साफ लिखा है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। सारे से 10-10 आएंगे, 6 टॉपिक है, अर्थात 10 छक 60 क्वेश्चन आएगा। विलोम शब्द से 10 क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द से दोस्तों 10 क्वेश्चन, वाक्यांशों के लिए एक शब्द से देखिएगा दोस्तों 10 क्वेश्चन, तत्सम तद्भव से देखिएगा 10 क्वेश्चन, विशेषण और विशेष से देखिएगा दोस्तों 10 क्वेश्चन, और वर्तनी और वाक्य शुद्धि अशुद्धि से दोस्तों या शोधन आपका 10 क्वेश्चन आएगा। तो देखिएगा दोस्तों आप 10 छक 60 अर्थात 6 टॉपिक दिया है, सबसे 10-10 क्वेश्चन आएगा। इसमें से देखें दोस्तों अगर समझने वाला कौन सा टॉपिक है, तो मेरे हिसाब से जो मेरा एनालिसिस है दोस्तों वो है विशेषण विशेष। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे दोस्तों या आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं आपको विशेषण विशेष का टॉपिक जो है मैं आपको पढ़ा दूंगा। बाकी अगर आप पूछेंगे विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव और वर्तनी शुद्धि अशुद्धि हम कहाँ से कवर करें दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों एक जो है हरदेव वाहरी की बुक आती है, आप उसको परचेज कर लें और उससे अच्छे से आप पढ़ें। जो है विशेषण विशेष जो होता है वो थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, और वाक्य शुद्धि अशुद्धि, वर्तनी नहीं, वर्तनी थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। वाक्य शुद्धि अशुद्धि और विशेषण विशेष, यही 2 टॉपिक हिंदी में ऐसा है दोस्तों 15-20 क्वेश्चन जो आपको समझने के लिए है, बाकी सारा टॉपिक जो है रटने वाला है। तो मैं ये 2 टॉपिक आपको जो है यूट्यूब पे आपको दोस्तों पढ़ा दूंगा। इसलिए आप दोस्तों आप मेरे साथ बने रहें, जैसे मैं आपके साथ दोस्तों मेहनत कर रहा हूं, आप भी ईमानदारी से लगे रहें और पढ़ते रहें, आपका निश्चित सिलेक्शन होगा। लास्ट में मैं आपको दोस्तों एक बात और बताता हूं, जो है अभी मैं आपको केवल ये पता चला दोस्तों कि जीएस पेपर 1 में 140 क्वेश्चन आएगा और जीएस पेपर 2 में अर्थात हिंदी में जो है 60 क्वेश्चन आएगा। तो मेरी रणनीति क्या हो, हम कितना नंबर पाएं तो हमको मेंस देने का सौभाग्य प्राप्त होगा या हमको वहां तक पहुंचेंगे हम। तो देखिएगा 140 प्रश्न में दोस्तों अगर आप 85 प्लस क्वेश्चन के आसपास करते हैं, 85 अर्थात 80 भी करेंगे तभी आपका काम चल जाएगा। मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप सेफ रहें एकदम से 85 पे। तो अगर आप दोस्तों 80 से 85 क्वेश्चन आप 140 में कर दें और इधर हिंदी वाले पेपर में दोस्तों आप लगभग 50 से 52 क्वेश्चन कर डालें, तो अगर आप दोस्तों 85 जीएस वाले में और 50 के आसपास हिंदी में कर दें तो जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो 135 आपका आ जाएगा। अगर हम लोग दोस्तों पिछले जो है पेपरों का अध्ययन करें कट ऑफ का, तो दोस्तों लगभग मान के चलिए कि 125-26 के आसपास जिसका क्वेश्चन सही हो जाता है दोस्तों, उसका सिलेक्शन मतलब उसका जो है प्री के जो है आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, अर्थात आपको मेंस के लिए जो है इनवाइट किया जाएगा। तो मैं 135 इसलिए लिखा हूं दोस्तों कि इतना टारगेट आप रखेंगे तो आपका 130 के आसपास नंबर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको दोस्तों मेरी स्ट्रेटजी कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको दोस्तों हिंदी के किसी भी टॉपिक, जो आपको 6 टॉपिक दिया गया है दोस्तों, अगर आपको हिंदी के किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको यूट्यूब पे आपका पढ़ा दूंगा। और जीएस में मैं आपका दोस्तों जो है सीरीज आपका चालू किया हूँ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहेंगे मैं उसको देखूंगा। मेरा मेन टारगेट दोस्तों हिंदी पर फोकस रहेगा कि हिंदी में आप 60 क्वेश्चन में 50-55 के आसपास आप कर पाएं। जीएस आप दोस्तों खुद से पढ़ते रहें, और जीएस के लिए दोस्तों एक दिन एक वीडियो में और बनाऊंगा अर्थात कल, क्योंकि अभी मैंने ये नहीं बताया है कि करंट कहाँ से पढ़ें, हिस्ट्री कहाँ से पढ़ें, ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ें, क्योंकि आपका सर ज़्यादा टाइम हो रहा है, इसलिए मैं आपका जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं कल एक नए वीडियो के साथ आपका जीएस की क्या रणनीति हो, कहाँ से क्या चीज़ पढ़ें, कैसे किस बुक से पढ़ें, उसको मैं आपके साथ साझा करूंगा रणनीति को। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें और अच्छे से आप लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करते रहें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें तथा अन्य दोस्तों में से शेयर भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों।